नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। पीएम ने कहा, नेताजी का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला। देशवासियों से आजाद हिंद फौज जैसी एकजुटता का किया आह्वान। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा। योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली के लिए उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस की ओर से भी प्रचार तेज। थीम सॉन्ग लॉन्च। केजरीवाल ने भी जताई दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म करने की प्राथमिकता। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी। 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी मैदान में। 25 जनवरी को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का किया उद्घाटन। महाकुंभ में जाने का किया आह्वान। मेले में 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। 19 टीमों के 400 से ज्यादा एथलीट 5 दिन करेंगे खेल कौशल का प्रदर्शन। पराक्रम दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। तक का क्या लगता है? विकसित बनाना अपने देश को। यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। दूसरा, आजादी का 100 साल शाबाश। नॉर्मली कितने महीने घर से निकलते? तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। हाँ क्या है? लेकिन क्या है? अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह है। नेताजी का वो कौन सा नारा है जो आपको मोटिवेट करे? आजादी। जब आजादी मिल गई तो तुम देना नहीं तो क्या देंगे? सर, कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने ऊपर सबसे उनकी प्रायोरिटी तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें? सर, हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, हम उनके माध्यम से भी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या भारत में क्या क्या होता है कार्बन कम करने में? क्या सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ ही गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, शाबाश। बसेस भी अब इलेक्ट्रिक हो रही है। इलेक्ट्रिक बस आ रही है फिर? हाँ जी सर, और अब मोर। आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12 और भी देने वाले। देश भर में करीब 10,000 बसें अलग रखते हैं। अच्छा, PM सूर्योदय योजना मालूम? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप सबको बताएंगे तो बताओ। देखिए, PM सूर्योदय योजना है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है उसका एक हिस्सा है। तो हर घर पर सोलर पैनल है। यस सर, बिल्कुल। और सूर्य की ताकत से जो बिजली मिलती है, उसके कारण क्या होगा? परिवार में बिजली बिल 0 आएगा। अगर आपने चार्जर लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, चार्जिंग वहीं से हो जाएगा सोलर, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा भी, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर उपयोग करने के बाद भी बिजली बची
तो सरकार खरीद करके आपको पैसे देती है। मतलब आप घर में बिजली पैदा करके कमाई भी करते हैं। और आइए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। तो दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। ये उनकी पहली रैली है किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। इस समय वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमलावर हुए विकास के मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का एक ही काम है, झूठ का प्रचार करना। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी के नाम से थीम सॉन्ग लॉन्च किया। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस चुनाव में जमकर प्रचार कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 सालों में बेरोजगारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की। उन्होंने कहा कि आप रोजगार सृजन की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है।
भाजपा नेता तरुण चुग ने दिल्ली की सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि आतिशी भूल गई हैं कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल को नहीं गिन रही है। उन्होंने कहा कि आतिशी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही है। रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री आतिशी जी भूल चुकी हैं कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल को गिनकर भी नहीं चल रही। वो भी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही। पूरी तरह से फेल और भ्रष्टाचार लिप्त आम आदमी पार्टी अपना अक्स खो बैठी और जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल को जाना है। बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय आपदा, बाय बाय केजरीवाल कुटुंब। और अन्य खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। यह आध्यात्मिक मेला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान गुजरात द्वारा 23 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, रचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बधाल गांव में एक घातक बीमारी से 17 लोगों की मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस बीच 3 और लोग बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर गोविंद कुमार गर्ग के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय टीम मौतों के कारण की जांच के लिए बधाल गांव पहुंची है। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात और गहन पूछताछ की। एक स्थानीय झरने में कीटनाशकों और इसके हानिकारक स्तर पाए जाने के बाद अधिकारियों ने बावली को बंद कर दिया है। दरअसल इस रहस्यमय बीमारी से 1 महीने के भीतर 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमान संभालते हुए कई कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की। स्थानीय और केंद्रीय दोनों अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए गांव में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभावित परिवार को कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखने के अलावा मृतकों के घरों को सील कर दिया गया है। वहीं पीड़ितों के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही बीमारी के कारणों का पता लग जाएगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि ये किसी प्रकार की महामारी नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है। कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन राइज नहीं होने वाली। जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हो हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन। वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाया। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब बात स्विट्जरलैंड के डावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की। इस दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में
इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर जारी है और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। We will plan ahead as India first, always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves. And we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that. दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक में अलग अलग कंपनियों के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि भारत में ग्राहकों पर ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त भार न डालते हुए भी बैलेंस शीट के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया जा रहा है। We have had very productive meetings with some consultants, with some policymakers, and AI-enabled people who are digital in the digital world. They are doing good job. We are interacting with them for implementing their technologies and AI usage our operations. That is the main agenda here. दावोस पहुंची कृषि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सलाम किसान की संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी भी कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेशन को लेकर बेहद आशान्वित हैं। उनका कहना है प्रौद्योगिकी भागीदारी से बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। At Salam Kisan, we are democratizing data-driven agriculture for farmers, and we are currently working with 300,000 farmers. This MOU with the Maharashtra government is also in collaboration and support with Microsoft, who is our technology partner. So we are going to be expanding our drone manufacturing facility, going from 6,000 drones to 40,000 drones, to create drone entrepreneurs in Maharashtra and India at large. And this is so that we can promote reverse migration, so that more and more women, marginal communities can come forward and have an added source of income by the way of drone as a business and drone as a service, and also increase productivity and profitability for farmers with the service that these drones will provide. उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार मतदान के लिए पूरे राज्य में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निकायों में IAS और PCS अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग का 2 दिवसीय ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 कार्यक्रम का आगाज हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भविष्य में चुनाव में प्रयोग होने वाली तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। The future of elections in democratic countries will likely be shaped by advancements in technology, use of artificial intelligence in political campaigns and in conduct of elections and in election observance, wide uses of electronic voting mechanisms best suited to each country, online voting and digital ballots, biometric authentication while voting, overcoming cyber security threats, overcoming impurities of inducements for voters, ease of settlement of post-election disputes, increase in global collaboration,
and timely detection and prevention of disruptive fake contents on social platforms. These are some of the illustrative areas of future management. और अब खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ का आज 11वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ ही रही है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 9.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग दिख रही है। महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेषकर युवा भी आध्यात्म और दिव्यता के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। युवाओं में महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह है, यहां आकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म और आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। पावन धरा में आने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में युवा भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचकर उन्हें जो आध्यात्मिक शांति मिल रही है उससे वे निहाल हुए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। करोड़ों हिंदू एक ही जगह मौजूद हैं। यह अवसर जीवन में एक बार आता है। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, साफ सफाई चरम पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। धूल का एक भी कण नहीं है। मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ आकर अपनी यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी महाकुंभ के महत्व को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह संख्या आगामी दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जब दूसरे अमृत स्नान का आयोजन होगा। दीपिका महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये अभ्यास सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म हुआ। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झलकियां पेश कर रहा था। भारतीय वायुसेना, IAF के विभिन्न लड़ाकू जेट और विमान भी कर्तव्य पथ पर एक लुभावनी हवाई प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली में व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन मार्गों का पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDS स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। 2020 में खेलो इंडिया की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब लद्दाख इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं इंडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर रिंग में आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।